कीर्ति अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती थी। कीर्ति को पेप्सी में आइसक्रीम मिलाकर खाना बड़ा पसंद था, फिर चाहे ठंडी का मौसम हो या गर्मी का, लेकिन उसकी पसंद नहीं बदलती थी। एक दिन शाम के समय वो अपने कमरे से नीचे आती है और रसोई में जाने लगती है। तभी हॉल में बैठी उसकी माँ उर्मिला उसे आवाज देती है। कीर्ति बेटी, रुक जरा, रसोई में ये क्या करने जा रही है? माँ एक बात बताओ, रसोई में क्या करने जाते हैं? ये बात आपको नहीं पता है क्या? हाँ पता है मुझे, लेकिन तुझे जल्दी रसोई जाते नहीं देखती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, इसलिए रसोई में जा रही हूँ देखने। कुछ मिल जाएगा तो खा लूंगी। अच्छी बात है, या देख ले, जो मन करे खा ले, लेकिन वापस आते हुए मेरे लिए कप मस्त अदरक वाली चाय बना लाइयो, बाहर बहुत ठंड हो रही है। माँ, इसलिए मैं कभी रसोई में नहीं जाती हूँ। जैसे ही रसोई में जाती हूँ, आप कुछ न कुछ काम बता ही देती हो मुझे। रसोई में इंसान काम करने के लिए ही जाता है, सोने के लिए नहीं, समझी तू? तू अपनी माँ को एक कप चाय बनाकर दे सकती है, और क्या ही करेगी? ठीक है माँ, दे दूंगी। इतना भी बोलने या ताना मारने की ना कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये हुई ना मेरी अच्छी बेटी वाली बात। अगर यही बात तू पहले मान लेती तो मुझे इतना बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी माँ की बात सुनकर कीर्ति चुपचाप रसोई में चली जाती है और जैसे ही दूध निकालने के लिए फ्रिज खोलती है, सामने आइसक्रीम देखकर खुश हो जाती है। हाय मेरी आइसक्रीम, मजा ही आ गया। मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगी। ठंड में आइसक्रीम खाने का अपना ही अलग मजा होता है। आजा तू भी मेरे साथ चाय पी ले, बाहर बहुत ठंड हो रही है। माँ आप चाय पियो, मैं बाद में पीऊंगी। अभी तो मैं कुछ और ही खाऊंगी। जो तू खाएगी वो मेरे लिए भी ले आइयो। अरे माँ, जो मैं खाऊंगी ना वो आप नहीं खाएंगी, इसलिए आप चाय के मजे लीजिए और मैं अपनी पसंद के। कीर्ति इतना कहकर दोबारा से रसोई में जाती है और कुछ देर बाद अपने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ आइसक्रीम लेकर आती है और हॉल में बैठकर खाने लगती है। तभी उसका भाई अनीश वहां आ जाता है और कीर्ति को पेप्सी के साथ आइसक्रीम खाते देखकर अपनी माँ को आवाज देकर बुलाता है। माँ, अगर आपकी लड़की को मरना है तो मुझे ऐसे ही बता दे, मैं उसका गला दबा के उसे मार देता हूँ, सारा खर्चा बच जाएगा। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? एक तो सर्दी इतनी है, ऊपर से ये आइसक्रीम और पेप्सी लेके खाने के लिए बैठी है। अरे ये खाता पीता कौन है इस समय? भाई ठंड में ये सब चीजें खाने में और भी मजा आता है। एक साथ पेप्सी और आइसक्रीम दोनों का स्वाद मिल जाता है। ये बिना दिमाग वाले काम ना तू ही कर सकती है, मैं नहीं करता ऐसे काम। और हाँ, आगे से दोबारा ऐसी चीजें खाते हुए दिख गई तू तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे तेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, दवाई लाके नहीं दूंगा तुझे। भाई अब तो बना लिया है ना, अब तो खाने दे, आगे का बाद में देख लेंगे। बेटा इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होने वाला है। तू मेरे साथ चल, इसे जो करना है करने दे। उर्मिला इतना कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। डांट सुनने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दिन बीतते हैं, तब एक दिन उर्मिला और अनीश अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, जहाँ उसकी मौसी गायत्री उनसे बोलती है। आप लोग अकेले ही आए? कीर्ति कहाँ है? टेंशन मत ले, आती होगी तेरी कीर्ति। वो क्या है ना, हम सब घर से आए हैं और वो अपनी क्लास खत्म करके आएगी कॉलेज से। अच्छा, फिर ठीक है, तब तक आप लोग चाय पी लो। मौसी, आप तो बात ऐसे कर रही हो जैसे ये कीर्ति नहीं आती तो आप हमें चाय पानी ना पूछती। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि सबसे ज्यादा बचपन में वही मेरे पास रही है, इसलिए उससे मुझे लगाव हो गया है। हाँ, वो होगा ही, उससे प्यार मुझसे ज्यादा करती हो आप। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का कुछ बना कर लाती हूँ। गायत्री रसोई में जाती है और उसके लिए आलू के पराठे और खीर लेकर आती है, जिसे देखकर अनीश बहुत खुश होता है और बोलता है। मान गया मैं आपको मौसी, मैं इतने सालों के बाद आपके घर आया हूँ, लेकिन आपको मेरी पसंद याद है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। चलो अच्छा है, अब तुम नहीं बोलोगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं मौसी, अब नहीं बोलूंगा। सभी आराम से बैठे एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कीर्ति हाथों में पेप्सी का ग्लास लेकर आती है, जिसमें आइसक्रीम भी पड़ी होती है, जिसे देखकर गायत्री बोलती है। कीर्ति, इतनी ठंड में जहाँ गले से पानी नहीं उतर रहा है, उस टाइम तो पेप्सी और आइसक्रीम खा रही है। मौसी, जो काम कोई ना करे ना, वो काम करने में अलग ही मजा आता है। इस टाइम जो लोग जितना आइसक्रीम और पेप्सी से दूर भागते हैं ना, उतना ही मुझे खाने में मजा आता है। बेटी ऐसी बात मत कर, वरना उम्र से पहले ही सारे दांत गिर जाएंगे और तू बुढ़िया हो जाएगी। तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, तुझे बुढ़िया कहकर सारे बुलाएंगे। गायत्री की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कीर्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं। कीर्ति को गुस्सा आता है
और वो अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन वो अपने फ्रेंड की शादी में जाती है जहाँ उसकी फैमिली का कोई नहीं होता जो उसे किसी चीज के लिए रोके, जिसका फायदा उठाकर वो जी भर के पेप्सी के साथ आइसक्रीम खाती है और पार्टी एंजॉय करती है। लेकिन अगले दिन सुबह उसके गले से आवाज नहीं निकलती। ये क्या हो रहा है? मेरे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कहीं मेरा गला खराब तो नहीं हो गया है? हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल तो कॉलेज में डिबेट कंपटीशन भी है। अब मैं क्या करूँगी? महारानी, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी भी उठने का इरादा है या नहीं है? कहो तो आपका नाश्ता भी यहीं भिजवा देती हूँ। माँ, मैं तो कब से उठी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया है। मेरे गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले को बांध दिया हो। कल पार्टी में गई थी, वही कुछ खा लिया होगा जो नुकसान कर रहा होगा। याद कर, तूने कल पार्टी में क्या खाया था जिससे तेरा गला खराब हो गया? माँ, मैंने तो कुछ भी गलत चीज नहीं खाई है। मुझे याद था कि कल मेरा डिबेट है, तो मैं अपनी आवाज के साथ रिस्क क्यों लूंगी? माँ ये सही कह रही है, इसने कुछ गलत नहीं खाया, बस आइसक्रीम पेप्सी को मिला के खाया इसने, तो इसका गला बैठ गया है, जो कम से कम 10 दिन तक ठीक नहीं होने वाला। भाई, आपको ये सब कैसे पता? आप तो वहाँ गए भी नहीं थे। मैं तेरे साथ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी बहन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मुझे सब पता होता है। मुझसे ना होशियारी करने की कोशिश मत करियो, समझी तू? सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन कुछ भी करके मेरा गला ठीक कर दे, वरना कल मैं कॉलेज के डिबेट में क्या करूँगी? मेरी तो आवाज ही नहीं निकलेगी ना, तो मैं हार जाऊंगी। देख कीर्ति, वैसे तो मेरा मन है नहीं कि मैं तुझे दवा दिलाऊं, लेकिन अगर मैंने दिला भी दी तो भी तू कल तक ठीक नहीं होगी। हाँ बेटी, मेरा भाई ठीक कह रहा है। तू लड़ने से पहले ही हार गई। इस डिबेट के लिए तूने कितनी मेहनत की थी, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से तूने सब खराब कर दिया। माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब इसे हमने कितनी बार समझाया कि ऐसा मत करो, ये सब मत खाओ, पेप्सी आइसक्रीम के साथ नहीं खाते, लेकिन ये मानी नहीं। मुझे दिलासा देने की जगह आप लोग मुझे क्यों डरा रहे हो? आप लोग मेरे परिवार हो या दुश्मन? परिवार है हम, तुम्हें इसलिए समझा रहे थे, लेकिन तुमने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारा उसी कर्म का फल है। भाई, अब बस भी करिए, ज्यादा ताना मारने की क्या ही जरूरत है? अरे मैं कौन होता हूँ तुझे ताना मारने वाला? तूने तो खुद अपनी एक गलती के कारण अपनी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, मैं दवा ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना आप। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो एक दिन में तेरा गला ठीक कर दे। अनीश इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कीर्ति डॉक्टर के पास जाती है और दवाइयाँ लेकर आती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना गला ठीक नहीं कर पाती और अपनी एक लापरवाही के चलते वो अपने कॉलेज का कंपटीशन तक भी हार जाती है। चंदा और गरिमा दोनों साथ घर जा रही होती हैं। तभी गरिमा चंदा से बोलती है, चंदा चल ना यार, कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों तो कहीं गए भी नहीं हैं। ओह प्लीज, मुझे चंदा मत बोला कर, मेरा नाम मूनलाइट है। हर जगह चंदा चंदा बोलना क्या जरूरी है? तो क्या हुआ, तेरा ही तो नाम बोलती हूँ ना, या किसी पड़ोसन का नाम ले रही हूँ मैं? यही तो दिक्कत है कि मेरे घर वालों ने मेरा नाम चंदा रखा है, मतलब ये भी कोई नाम है? किसी को बताओ तो वो भी हंसने लगता है। अच्छा है, मैंने कॉलेज में सबको मूनलाइट बताया है, लेकिन तेरी वजह से कॉलेज में कुछ लोग मेरा ये बकवास सा नाम जान गए हैं। इतना तो प्यारा सा नाम है चंदा, पता नहीं फिर भी तुझे कौन सा भूत है चंदा से मूनलाइट रखने का? मुझे नहीं पता, तूने वैसे भी बहुत लोगों को बता दिया है मेरा असली नाम, लेकिन अब प्लीज यार और किसी को मत बता दियो। पता भी है कितना अजीब लगता है चंदा नाम सुनकर। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। अच्छा वैसे तूने ये वाला गाना सुना है? बहुत ही अच्छा है और ट्रेंड में भी है। यार तू भी कभी कभी ऐसे बोलती है जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती हो। तुझे अच्छे से पता है मैं बस इंग्लिश गाने ही सुनती हूँ और उनके अलावा कोई और सा गाना नहीं सुनती हूँ, फिर भी तू बोल रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरा तो अभी कोर्स चल रहा है ना इंग्लिश गाने को खराब करने का। क्या मतलब कोर्स चल रहा है? मैं क्या गाने खराब गाती हूँ? तू ना कुछ भी मत बोल, ठीक है? ठीक है, मैं ही गलत बोल रही थी, बस खुश। अब चले घर चलते हैं, वरना सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं होगा, बिल्कुल देसी होगा। चल वो तो सुन लेंगे, अभी तू मेरा इंग्लिश वाला गाना सुन, नया आया है। ओला गु खा ले गु।
अरे बस कर, तुझे मैंने पहले ही बोला था इंग्लिश गाने का क्यों मदर सिस्टर कर रही है। बस कर, अब क्या मेरे कान से खून आ जाएगा तब तुझे यकीन होगा कि तू इंग्लिश गाने खराब करती है। अब क्या खराब कर रही हूँ, मस्त गा रही हूँ। अबे जान ले लेती है तू गाने की, वो भी अच्छे से। प्लीज, तुझे इंग्लिश गाने सुनने हैं तो सुन, लेकिन सुनने के बाद वो गाने अपने आसपास के लोगों को सुनाकर उन पर अत्याचार मत किया कर। रहने दे, खुद को इंग्लिश गाने समझ में नहीं आते हैं, तभी मुझे बार बार मना करती रहती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चल अब बहस मत कर इस टॉपिक पर और घर चल। चंदा और गरिमा दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं और इसी तरह चंदा इंग्लिश गाने सुनती है और अपने आसपास के लोगों को भी सुनाती है। लोगों के मना करने के बाद भी वो तो बिल्कुल मानती ही नहीं है और इंग्लिश गाने सुनने के साथ साथ गाती भी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चंदा के घर लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं और लड़का विभू अपनी माँ निर्मला के साथ आता है। तभी चंदा की माँ अनुराधा बोलती है, जी आपका लड़का तो बहुत अच्छा है, पहली नजर में ही अच्छा लग गया था हमें। वो बस बात ही कुछ देर से चली, वरना तो अब तक दोनों बच्चों की शादी भी हो जाती। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन शादी इतनी जल्दी कैसे कर दूं? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है तो मुझे उसके लिए पत्नी भी तो उसकी बराबरी की ही चाहिए, जो पढ़ी लिखी हो, संस्कारी भी हो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बेटी चंदा भी। माँ, चंदा नहीं मूनलाइट बोलो ना। अरे हाँ वही मूनलाइट, बहुत पढ़ी लिखी है, आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी बेटी इंग्लिश गाने भी बहुत सुनती है, इसे तो सब आता है। आप मेरी बेटी को लेकर तो बेफिक्र ही रहिए। अरे वाह, इंग्लिश में गाने सुनती है, फिर तो इसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी और जैसे गाने सुनती है वैसे ही गाती भी होगी ना। जी बिल्कुल, मेरी बेटी तो शुरू से ही इंग्लिश गाने सुनना पसंद करती है और अब तो वो इंग्लिश गाने गा भी लेती है। बेटा जरा सुनाना इन्हें इंग्लिश गाना। सब्जी लव कर ले तू भी, कर लूं मैं भी सब्जी लव। अरे क्या बात है, इंग्लिश गाने में सब्जी भी आती है, पहली बार सुना है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वो लोग भी सब्जी पसंद करते, वरना तो यही लगता था पता नहीं क्या खाते हैं। अरे नहीं आंटी, ये सब्जी से प्यार नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, आप मेरे साथ रहोगी ना तो कुछ ही दिनों में मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। इंग्लिश गाने सुनो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो तुमने गाना गाया ना, उसका इंग्लिश में नाम क्या है? जरा मुझे भी बताना, मैं भी तो सुनूं कैसा है। वो क्या है ना, मैं इंग्लिश गाने सुनता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। आप फोन में सर्च करोगे तो ये डालना सैवेज लव, और वैसे गाना आता है जो मैंने अभी गाया था ना, ये वाला सब्जी लव कर ले तू भी, कर लूं मैं भी सब्जी लव, ये होता है। आप भी सुनना। वैसे तुम जो गाना बता रही हो वो तो शायद ऐसा है ना, Savage love, did somebody break your heart, looking like I am angel, but the savage love। अरे आपको तो आता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैंने जैसे गाया है ना वैसे होता है, लेकिन जैसे मैं आंटी को सिखा सकती हूँ वैसे ही आपको भी सिखा सकती हूँ। आप तो जल्दी ही सीख जाओगे, क्योंकि मेरा गाना सुनकर आप इतना अच्छा गा रहे हो तो थोड़ा और सीखने पर और भी अच्छा गाने लगोगे। वैसे बहन जी, आपकी बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा है। आज पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन इसके स्वभाव से कोई बोल नहीं सकता कि हम पहली बार मिले हैं। बेटा तू भी बता, तुझे कैसी लगी? मुझे तो इसका चंचलपन बहुत पसंद आ गया, मैं तो शादी के लिए तैयार ही हूँ। क्या हुआ बेटा, तुझे चंदा अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं माँ, मुझे चंदा नहीं मूनलाइट पसंद आई और मैं मूनलाइट से शादी करना चाहता हूँ। लो बहन जी, अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया, बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो बहन जी। दोनों परिवार की आपसी सहमति से विभू और चंदा की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। चंदा भी विभू के साथ बहुत खुश थी और विभू भी चंदा से बहुत प्यार करता था। जब भी दोनों साथ में रहते तो चंदा किसी इंग्लिश गाने को खराब करती और उसके पीछे पीछे विभू उसे ठीक करता रहता है। शादी को अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर डिनर पर खाने गए थे। तभी वहाँ चंदा विभू से बोलती है, विभू, मेरा ना इंग्लिश गाने सुनने का बहुत मन हो रहा है। वो वाला गाना सुनाओ ना जो मैंने सुनाया था जब आप मेरे घर आए थे। आज वही वाला गाना सुनाओ। रहने दो, तुमने जो इंग्लिश गाने की वाट लगाई थी ना, सच में मुझे उस टाइम बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस तरह से खुद को रोक रखा था। लेकिन तुम तो जो शुरू हुई तो उसके बाद तो बस। क्या मतलब है तुम्हारा?
कि मैंने इंग्लिश गाना अच्छे से नहीं गाया था क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? इतना अच्छा तो गाया था, लेकिन आप हो कि फालतू ही बोलना होता है। कभी खुद ने भी गाया होता तो पता चलता ना इंग्लिश गाने क्या चीज होती है और इंग्लिश गाने कितने अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने जो सुना दिया ना, उसके बाद तो इंग्लिश गाने से विश्वास ही उठ गया मेरा। गाना क्या था और तुमने क्या मतलब निकाल दिया उसका। सब्जी ले लो, सच में खुद तो थोड़ा सोचो, कैसे कौन गाना बनाता है। पागल ही हो तुम बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक और गाना सुनाती हूँ। वो है तो हिंदी वाला ही, लेकिन गाना पूरा इंग्लिश में है। पूरा नहीं, उस गाने की कुछ लाइन इंग्लिश में ही है। वो गाना सुनना और फिर उसका मतलब बताना। अब तुम आगे हिंदी गानों की वाट लगाने। चलो, बोल दिया है तो सुना भी दो, मैं भी तो देखूं। दूसरा कोई रास्ता भी तो है नहीं मेरे पास। चलो सुनाओ, बताता हूँ कि मतलब क्या है उस गाने का। लंबी 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 तेरे पापा से भी लंबी, तेरी मम्मी से भी लंबी, ओ लंबी बेबी लंबी। क्या? वापस गाना एक बार। ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? बताऊं अभी मैं? एक तो मैं गाना गा रही हूँ, तारीफ करने के बदले मेरे गाने पर हंस रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश गाना गाने या सुनने से, लेकिन तुम जो पूरे गाने की ऐसी की तैसी कर देती हो। ये जो गाना तुम गा रही थी ना आज, ये ऐसे नहीं है। सुनो, मैं बताता हूँ कैसा है ये गाना। Love me, love me, love me. Your mama says oh love me. Your papa says oh love me. Love me, baby, love me. ये गाना है। और तुमने क्या गाया था? चलो फोन में देख लो चाहे तो। मुझे पता है, मुझे ना ज्यादा मत बताओ। मैं तो गलत गा ही रही थी, ताकि पता चले कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। विभू और चंदा दोनों की ये हंसी मजाक नोकझोंक तो चलती ही रहती है और चंदा इंग्लिश गाना भी सुनती ही रहती है। वो अपने इंग्लिश गाने के आगे कभी किसी की नहीं सुनती है और उसे जैसा ठीक लगता है वो वैसे ही गाती है और विभू भी उसे गाने से मना नहीं करता। चंदन नगर गांव में रहने वाला बबलू बाजार से सब्जियां लाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी पानी लेकर आती हुई कुछ लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, देखो तो जरा क्या जमाना आ गया है। आजकल के लोग अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। हाँ बेचारा बच्चा, देखो ना, इसका तो सब्जी का थैला भी इससे बड़ा है। देखो लड़कियों, मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है और मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि गबरू जवान हूँ। गबरू जवान? और तुम क्यों मजाक बनाने वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तक जवानी आकर वापस लौट गई है। देखो, मैं भले ही बोना हूँ, लेकिन असली सोना जैसा खरा मिजाज है मेरा। जा बोने, बहुत देखे तेरे जैसे नकली सोने। इतना कहकर वो लड़कियां मटका लिए मटकती हुई वहां से चली जाती हैं और बबलू सब्जियां लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ सरला स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी स्टोव नहीं जलती और वो थककर बैठ जाती है। अब इस मरी स्टोव को क्या हो गया? कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाय दैया, इस गरीब पर कोई रहम करो। अभी स्टोव को ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे मेरी प्यारी माँ, क्यों उदास होती हो? स्टोव खराब नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई होगी। आ गया तू? कितनी देर लगा दी सब्जी लाने में तूने? माँ, सब्जी इतनी महंगी है कि मुझ जैसा गरीब बोना तो सोच में पड़कर अपनी जेब टटोलने लगता है। इसीलिए सोच समझकर 2-4 सब्जियां ही लाया हूँ। पता नहीं पैसों की तंगी से कब निजात मिलेगी। जा गैस भरवाला, वरना दुकान बंद हो गई तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जाता हूँ। आराम से, कहीं सिलेंडर के नीचे न दब जाइयो। क्या माँ, इतना भी बोना नहीं हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर बबलू छोटा सिलेंडर उठाए बाहर चला जाता है और उसकी माँ सब्जियां काटने लगती है। बबलू, जिसे गांव वाले बबलू नहीं बल्कि बोना या टिंगो कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भले ही बबलू 23 साल का जवान था, लेकिन उसकी हाइट किसी 13 साल के बच्चे जितनी थी। साथ ही वो बहुत गरीब भी था, जो कि अपना और अपनी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के लोग उस गरीब बोने का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन गांव में उसका एक जिगरी दोस्त था, मंगलू, जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता था। एक रोज बबलू अपने दोस्त मंगलू के साथ गांव की एक शादी में जाता है, जहां फेरे लेते हुए दुल्हा दुल्हन पर फूल फेंकते हुए मंगलू कहता है, यार बबलू, हमारे फेरे कब होंगे? जब कोई लड़की मिलेगी। लड़की तो बहुत मिली है, लेकिन हमको कोई पसंद ही नहीं आती। कैसा खच्चर है तू? तुझे लड़की मिल रही है तो पसंद नहीं आ रही, और यहाँ एक मैं बोना जिसे पसंद से क्या, लड़की मिल जाए वही बहुत है।
ऐसा काहे सोचता है बबलू? जानता है ना, सबकी जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम्हारे लिए भी बैठी होगी कोई बोनी। मुझे तो नहीं लगता। एक तो बोना, ऊपर से गरीब, ऐसा पति कौन सी लड़की चाहेगी? मंगलू, मुझे तो लगता है ये तेरा गरीब बोना दोस्त कुआरा ही मरेगा। अरे यार, अभी आधी जिंदगी नहीं गुजरी, तुम मरने की बात करते हो। राम जी सब भली करेंगे। शादी का लड्डू खाने को मिले ना मिले, चलो शादी का खाना ही खा ले। तभी दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। बबलू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ सरला को उसकी शादी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब वो भी घर को नहीं संभाल पाती थी। तो बबलू जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ के गांव से शहर चले जाने के कारण उसका काम भी छूट जाता है, जिसके कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। एक रोज खाना खाते हुए बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब्जी तो कच्ची कच्ची लग रही है, ढंग से पकाई नहीं है क्या? हाँ, नहीं पकाई, क्योंकि सब्जी में मसाले डाले तभी गैस खत्म हो गई। अभी ये आधी कच्ची पकी सब्जी ही बनी है, ऊपर से पैसे भी नहीं है जो गैस भरवा लेती। माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझ बोने को बच्चा समझकर लोग काम देने से ही मना कर देते हैं। मैंने मंगलू से भी बात की है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा माँ, वो विमला काकी ने कोई रिश्ता बताया कि नहीं? अरे वो कहाँ से रिश्ता लाएगी? कहती है एक तो तुम्हारा बेटा बोना, ऊपर से अब कोई काम भी नहीं कर रहा, तो बीवी का खर्चा कहाँ से उठाएगा? मैं तो खुद घर में बहू आने की राह देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मंगलू की मदद के कारण उसे एक गैरेज में नौकरी मिल जाती है, जहां वो गाड़ियां ठीक करने का काम भी सीखने लगता है। गाड़ियों की धुलाई भी करता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज बबलू अपनी माँ और दोस्त मंगलू के साथ दूसरे गांव में रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाता है, जहां उनकी खूब आओ भगत होती है। थोड़ी देर में एक काली सी लड़की चाय नाश्ता लेकर सामने आती है, तो उस लड़की की माँ सुनीता मंगलू को देखकर कहती है, बेटा यही है मेरी बेटी कविता, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। अरे हम काहे के लिए कुछ पूछे? बेटा अब शादी तुम्हें करनी है तो सवाल भी तुम ही पूछोगे ना। नहीं नहीं बहन जी, ये लड़का नहीं है, लड़का तो ये है बबलू। बहन जी देखिए, मजाक मत करिए। माना कि मेरी लड़की काली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी ना हो या मैं अपनी बच्ची की शादी किसी से भी करवा दूं। अरे आंटी जी, बच्चा नहीं, यही तो सच्चा लड़का है। हम तो इसके दोस्त हैं। हे भगवान, यानी आपका बेटा बोना है बहन जी? हाँ, तो आपकी लड़की भी तो काली है, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए एक बूढ़े लड़के का रिश्ता आएगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए आंटी जी, ना हमें कुछ पता था और ना आपको, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने है ना, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ माँ, ये हमारे मेहमान हैं, पहली बार घर आए हैं, ऐसी बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ आंटी जी, देखिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है। अच्छा होगा कि आप इन दोनों को अकेले में बात करने दें। तभी सुनीता खुद को शांत करती है और अपने मन में कहती है, शायद यही ठीक होगा। वैसे भी कविता के काले रंग के चलते रिश्ते घर आकर लौट जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बिटिया का तो घर ही नहीं बसेगा। जिसके बाद सुनीता सरला से ठीक से बात करने लगती है, तो वहीं कविता और बबलू भी आपस में बात करने के लिए आंगन में आ जाते हैं, जहां कविता और बबलू एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। दोनों को बातें करने पर पता चलता है कि दोनों ही समाज के बुरे बर्ताव का शिकार रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे को उनकी कमी के साथ अपनाते हुए वो एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी हाँ सुनकर उनके परिवार वाले भी मान जाते हैं और कुछ समय के भीतर ही बोने की शादी काली कविता से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक रोज गांव की 2 लड़कियां बबलू के घर से गुजर रही थी। तभी कपड़े सुखाती कविता को देखकर वो ताना कसते हुए कहती है, ये देख, ये ही काली बनी है बबलू बोने की लुगाई। अरे अरे अरे, कितनी काली है। ये तो वही बात हो गई, बोने के हाथ काला सोना लग गया। और तुम लोग तो अब अपनी सोचो। देखो सासू माँ, क्या जमाना आ गया है, मेरे जैसी काली का घर बस गया और ये गोरियां कुंवारी घूम रही है। हाँ, काली ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सोने सी बहू लाया है। उनकी बातें सुनकर दोनों लड़कियां मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, बबलू भी गैरेज पर काम करते हुए गाड़ियां ठीक करना सीख जाता है। मेहनत से काम करके और अपने परिवार की जीविका को वो अच्छे से चलाता है
और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।